गाड़ी छावनी के इलाके से निकलकर अम्बाला शहर की तरफ चली गई और फिर शहर के गुंजान इलाके में दाखिल हो गई। एक गली के सामने रुक गई। दो आदमी सगीर के साथ गाड़ी से निकले और गली में दाखिल हो गए। प्रोग्राम के मुताबिक गाड़ी चलाने वाला गाड़ी ले गया। आपको चलने में दुश्वारी तो महसूस नहीं हो रही? एक आदमी ने सगीर से पूछा। अगर दुश्वारी हो भी रही है तो आप फिक्र न करें, सगीर ने कहा। ज़रूरत पड़ी तो मैं दौड़ भी पड़ूंगा। नहीं सगीर साहब, एक आदमी ने इसे कहा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बेशक आहिस्ता आहिस्ता चलें। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक गली का मोड़ मुड़े और 3-4 घर आगे जाकर एक घर के दरवाजे के सामने जा रुके। दस्तक पर दरवाज़ा खुला और वो तीनों इस घर में दाखिल हो गए। अंदर जाकर वो सगीर को एक कमरे में ले गए। कमरे में एक अच्छी किस्म का पलंग बिछा हुआ था। एक बड़ी तपाई और एक अच्छी किस्म की 4-5 कुर्सियाँ भी रखी हुई थीं। साफ़ सुथरा और सजा सजाया कमरा था। हर चीज़ सलीके और करीने से रखी हुई थी। सगीर को पलंग पर बिठा दिया गया। वो ज़ख्म में दर्द महसूस कर रहा था। क्या ये डॉक्टर साहब का घर है? सगीर ने पूछा। नहीं, एक आदमी ने जवाब दिया। डॉक्टर साहब का घर नई आबादी में है। ये इनके चचा का घर है और हम दोनों इनके चचाजाद भाई हैं। आप ओवरकोट उतारें और बेखौफ व ख़तर आराम करें। सुबह डॉक्टर रशीद आकर आपको देखेगा और यहीं आपका इलाज करेगा। डॉक्टर अब्दुल रशीद अस्पताल में मौजूद रहा। वो देख रहा था कि सगीर जा रहा है। फिर इसने देखा कि सगीर गाड़ी में बैठ गया। वो दूर बरामदे में खड़ा देख रहा था। जब इसने देखा कि गाड़ी सगीर को ले गई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल की बिल्डिंग से निकला और वहाँ तक पहुँचा जहाँ इसका मोटरसाइकिल खड़ा था। वो मोटरसाइकिल पर बैठा और मोटरसाइकिल गेट से निकाल कर ले गया। डॉक्टर अब्दुल रशीद ने अपना फ़र्ज़ खुश असलूबी से अदा कर दिया था। क्या ज़ख्म ठीक होने तक मैं यही रहूँगा? सगीर अपने मेज़बानों से पूछ रहा था। हाँ सगीर साहब, इसके एक मेज़बान ने जवाब दिया। हम आपको इस हालत में तो जाने नहीं देंगे। जब आप भागने दौड़ने के काबिल हो जाएंगे आपकी रवानगी होगी। यहाँ से निकलना और सरहद तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं और आप बहुत बड़ा ख़तरा अपने सर ले रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, फिर भी अल्लाह की बारगाह में अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और कुछ देर बाद सगीर की आँख लग गई थी। सगीर की आँख खुली। रोशनदान से सुबह की रोशनी आ रही थी। सगीर को रात के वाक़यात याद आने लगे। वो अपने आप में हैजानी सी कैफियत महसूस कर रहा था जिसमें इत्मीनान की झलक भी थी। इसे टांग में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। सगीर की आँख खुलने से पहले इस मिलिट्री अस्पताल वालों की आंखें ज़रूरत से ज़्यादा ही खुल गई थीं जहाँ से सगीर फ़रार हुआ था। सबसे पहले वो आदमी कमरे में आया जो सगीर की ड्यूटी देता था। इसने सगीर को कमरे में ना पाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो सगीर वहाँ भी नहीं था। बाहर देखा, नर्स और नौकरों वगैरह से पूछा, किसी को मालूम नहीं था कि इस कमरे में जो ज़ख्मी दाखिल हुआ था वो कहाँ चला गया। कोई 1 घंटा हर तरफ देखने के बाद रिपोर्ट मेजर डॉक्टर तक पहुंची। वो वापस आए तो इसे बेड के साथ बांध दो। मेजर डॉक्टर ने कहा, नहीं आता तो जाए भट्टे में। वो हमारा मरीज़ था, इलाज नहीं कराना चाहता तो ना कराए। अचानक डॉक्टर चौंक उठा और उठ खड़ा हुआ। इसके चेहरे पर घबराहट के आसार आ गए। इसने कहा, ओ, इस मरीज़ के मुतालिक तो हमें कुछ और हुक्म मिला था। इसे ढूंढो भाई, वो तो इंटेलिजेंस का आदमी था। हर तरफ ढूंढ चुके हैं सर। मेजर डॉक्टर को जवाब मिला, सुबह से अब तक इसको तलाश ही कर रहे हैं और उसके बाद ही आपको रिपोर्ट दी है। मेजर डॉक्टर कुछ कहे बगैर बहुत तेज़ चलता कमरे से निकल गया और अस्पताल के कमांडेंट के दफ्तर में दाखिल हो गया। कमांडेंट ने जब सुना कि यह ज़ख्मी लापता हो गया है तो इसने भी घबराहट का मुजाहरा किया और कहने लगा कि वो इंटेलिजेंस को इतला देगा। इंटेलिजेंस को कमांडेंट का फ़ोन मिला तो वहाँ भी हलचल मच गई। वहाँ के अफसर दौड़े हुए पहुँचे और कमांडेंट से जवाब तलबी करने लगे। मरीजों को फरार से रोकने का मेरे पास कोई जरिया नहीं, कमांडेंट ने, जो ओहदे का ब्रिगेडियर था, रोबदार आवाज़ में कहा। अगर वो आपका कैदी था तो इस पर एस्कॉर्ट लगाना आप लोगों का काम था। आपने सिर्फ एक आदमी सिविलियन कपड़ों में वहाँ बिठा रखा था। ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो मरीज़ पर नज़र रखता। वो था कौन? क्या वो आपका कैदी था? कैदी तो नहीं था सर, इंटेलिजेंस के एक मेजर ने जवाब दिया। हमें बताना तो नहीं चाहिए लेकिन आप ब्रिगेडियर हैं, इसलिए हम ये राज आपको दे देते हैं कि वो पाकिस्तानी है और हमारा बड़ा ही कारआमद एजेंट है। हम इसे यहाँ मज़ीद ट्रेनिंग और कुछ ब्रेन वॉशिंग के लिए लाए थे। हाँ, मुझे याद आ गया, ब्रिगेडियर डॉक्टर ने कहा। इसे वो इंजेक्शन दिए जा रहे थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन इंजेक्शनों के बावजूद वो निकल कैसे गया। क्या आपके स्टाफ में मुसलमान डॉक्टर वगैरह भी हैं? इंटेलिजेंस के मेजर ने पूछा। हैं तो सही, ब्रिगेडियर ने जवाब दिया। मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आपको ये शक है कि यहाँ के किसी मुसलमान ने इसे वरगला लिया होगा? यस सर, इंटेलिजेंस के दूसरे अफसर ने जवाब दिया। मैं नहीं मान सकता, ब्रिगेडियर ने कहा।
इसे जो इंजेक्शन दिए जा रहे थे वो इसके जहन को किसी और तरफ जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सर, इंटेलिजेंस के मेजर ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि इसे इंजेक्शन दिए ही ना गए हों। इसे इंजेक्शन कौन दिया करता था? इंटेलिजेंस के एक और मेजर ने पूछा। एक मुसलमान डॉक्टर, ब्रिगेडियर ने जवाब दिया, डॉक्टर अब्दुल रशीद। लेकिन मैं नहीं मान सकता कि डॉक्टर मुसलमान हो या हिंदू ये जुर्रत करे कि वो मरीज़ को पूरी दवाई भी ना दे। और फिर डॉक्टर अब्दुल रशीद नहायत शरीफ और दयानतदार डॉक्टर है। मैं इस पर शक नहीं कर सकता कि इसने इस मरीज़ को इंजेक्शन न दिए हों। एक्सक्यूज़ मी सर, इंटेलिजेंस के मेजर ने कहा, आप डॉक्टर हैं, आप इंसानों को किसी और नज़र से देखते हैं। आपके सामने दुश्मन मुल्क का ज़ख्मी या मरीज़ लाया जाए तो आप इसे सिर्फ मरीज़ और एक दुखी इंसान समझेंगे और ये भूल जाएंगे कि ये दुश्मन का आदमी है और तंदुरुस्त होकर दुश्मन ही रहेगा। लेकिन सर, हम इंसानों को किसी और नज़र से देखते हैं, हम इंसानों को अंदर से झांकते हैं। आपने जिस मुसलमान को शरीफ और दयानतदार डॉक्टर कहा है वो मुसलमान भी है। इंडिया में किसी भी मुसलमान का वजूद दयानतदार हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको ये शक है कि हमारे ज़ख्मी को इंजेक्शन नहीं दिए गए होंगे तो मैं वसूख से कहता हूँ कि इसमें इस मुसलमान डॉक्टर का हाथ है और यही डॉक्टर इसके फ़रार का ज़रिया बना होगा। मेरा दिल नहीं मानता, मेजर प्रसाद, ब्रिगेडियर ने कदरे मुस्कुराते हुए कहा। रशीद सही मानों में डॉक्टर है। इतने में इंटेलिजेंस का एक कर्नल जो हिंदू था आ गया। सगीर के फरार की इतला जब इंटेलिजेंस के दफ्तर में पहुंची थी, ये कर्नल दफ्तर में नहीं था। वो दफ्तर में आया तो इसे बताया गया कि इसके अफसर मिलिट्री अस्पताल चले गए हैं और किस इतला पर गए हैं। कर्नल जीप में बैठा और मिलिट्री अस्पताल ब्रिगेडियर कमांडेंट के दफ्तर में जा पहुंचा। वो खासा परेशानी के आलम में था। इसने अपने तौर पर ब्रिगेडियर से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। वो भी ब्रिगेडियर से जवाब तलबी कर रहा था। ब्रिगेडियर डॉक्टर ने इसे भी वही जवाब दिया जो वो मेजर को दे रहा था, बल्कि इसने कर्नल को थोड़ा सा डांट भी दिया और कहा कि ऐसे मरीज़ पर इन्हें एस्कॉर्ट का इंतज़ाम करना चाहिए। अस्पताल वालों का काम इलाज मुआवजा है। ये भी सोचो कर्नल, ब्रिगेडियर ने कहा कि आप मुझसे एक ऐसा काम करवाते रहे हैं जो कोई डॉक्टर करने को तैयार नहीं होता। आप मुझसे इस मरीज़ को ऐसे इंजेक्शन दिलवाते रहे हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में भी डॉक्टर इंतहाई ख़तरनाक पागलों को देने से पहले कई बार सोचते हैं। हमने आपको बता दिया था कि इस शख्स को ये इंजेक्शन किस मकसद के लिए दिए जा रहे हैं, कर्नल ने कहा। अमेरिका की CIA इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल भी धड़क करती है। मैं जानता हूँ, ब्रिगेडियर डॉक्टर ने कहा। यही सोचकर मैं ये इंजेक्शन इस शख्स को दिलवाता रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि ये इंजेक्शन इसे नहीं दिए गए। एक बात बताएं सर, कर्नल ने पूछा, क्या इन इंजेक्शनों का ऐसा असर भी हो सकता है कि आदमी बाहर निकल जाए और इन इंजेक्शनों के ज़ेरे असर ये जाने बगैर कि वो कहाँ जा रहा है चलता ही चला जाए? नहीं, ब्रिगेडियर ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो इसी माहौल में रहना पसंद करेगा जिसमें इसे नशा मिल रहा है। हालांकि इसे पता नहीं होगा कि इसे नशा दिया जा रहा है। इस पहलू पर भी गौर करें कि वो ज़ख्मी था और इसकी टांग इस काबिल नहीं हुई थी कि इसके जिस्म का बोझ चंद कदम दूर तक उठा सकती। तो क्या इसे कोई उठा कर ले गया है? कर्नल ने पूछा। ये सुराग लगाना आपका काम है, कर्नल, ब्रिगेडियर ने कहा। मैंने अपनी जो राय देनी थी दे दी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। सर, कर्नल ने कहा, मुझे कुछ और भी पूछना है। इन सवालों के जवाब मुझे मिल जाने चाहिए। क्या ये मुसलमान डॉक्टर रात को भी ड्यूटी पर होता है? ब्रिगेडियर ने मेजर डॉक्टर की तरफ देखा जो वहाँ मौजूद था। नहीं सर, मेजर डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर अब्दुल रशीद की नाइट ड्यूटी इन दिनों नहीं है। क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी तेज़ है कि इसे पता चल गया हो कि ये शख्स पाकिस्तानी है और इंडियन इंटेलिजेंस के जाल में आया हुआ है? ब्रिगेडियर ने पूछा। मैं सवाल ये सोचकर पूछ रहा हूँ कि अगर उस शख्स को ले जाया गया है तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के एजेंटों का काम हो सकता है जो यहाँ मौजूद हैं। आपका ये शक सही हो सकता है सर, कर्नल ने कहा। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस में इतनी तेज़ी और अहलियत नहीं तो मैं बहुत बड़ा अहमक होऊंगा। दुश्मन को कमज़ोर और नालायक समझना बहुत बड़ी हमाकत होती है। इंडिया के मुसलमानों को इंडिया का वफादार समझना भी एक हमाकत है। हम तो यहाँ के मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों पर भी एतबार नहीं करते। इस ज़ख्मी के कमरे में 2 नर्सों की ड्यूटी थी, मेजर डॉक्टर ने कहा, एक मुसलमान और दूसरी क्रिश्चियन। मुझे अफसोस है कि हम आपको पूरी इंस्ट्रक्शन न दे सके, कर्नल ने कहा। इस मरीज़ के साथ ना मुसलमान नर्स लगानी चाहिए थी ना क्रिश्चियन। हम किसी क्रिश्चियन पर भी एतबार नहीं कर सकते। बेशुमार क्रिश्चियन फैमिलियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होते चले जा रहे हैं। क्या ये मुसलमान नर्स रात को ड्यूटी पर थी? इंटेलिजेंस के कर्नल ने पूछा। नहीं सर, मेजर डॉक्टर ने जवाब दिया। इन दिनों वो दिन की ड्यूटी पर है। तफ्तीश की इब्तदा अपने आदमी से करें, ब्रिगेडियर ने कहा। पहले तो इससे पूछे कि वो रात कमरे के बाहर मौजूद था या कहीं चला गया था।
थैंक यू सर, कर्नल ने उठते हुए कहा। हमें फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू कर देनी चाहिए। हमें आपके स्टाफ के तामुन की ज़रूरत होगी। ब्रिगेडियर ने मेजर डॉक्टर की तरफ देखा और ज़रा सा सर हिलाया, जो एक हुक्म था कि इंटेलिजेंस के साथ पूरा तामुन किया जाएगा। यस सर, मेजर डॉक्टर ने कहा। इंटेलिजेंस के अफसर ब्रिगेडियर डॉक्टर को सैल्यूट करके कमरे से चले गए थे। पाकिस्तान में मेजर उस्मान अपनी बीवी वीना और 2 बच्चों के साथ समंदर के सीने पर तैर रहा था। वीना कराची की सैर करना चाहती थी, इसलिए वो इसके साथ कराची गई थी। उस रोज़ उस्मान बीवी और बच्चों को समंदर की सैर के लिए ले गया था। इसने एक लॉन्च किराए पर ले ली थी और वो समंदर में कुछ दूर चले गए थे। वीना उस्मान को अपने करीब पाकर बहुत ही खुश थी। इनका 3 साला बच्चा लॉन्च में उछल कूद रहा था। बंदरगाह में खड़े बहरी जहाज़ों को देख कर वीना पर कुछ अजीब सा तासुर तारी होता जा रहा था। वो उस्मान से पूछ रही थी कि पाक बहरिया के जहाज़ कौन कौन से हैं। उस्मान ने लॉन्च वाले से कहा कि वो लॉन्च बहरी जहाज़ों के करीब से गुजारे। जब लॉन्च जहाज़ों के करीब से गुजरने लगी तो उस्मान ने वीना को बताना शुरू कर दिया कि फ़लाँ जहाज़ अपनी नेवी का है। क्या हमारे पास इतनी बहरी ताकत है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सके? वीना ने उस्मान से पूछा। नहीं वीना, उस्मान ने जवाब दिया, हमारी बहरी ताकत खुले समंदरों में इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। इंडिया के पास तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भी हैं और दूसरे बहरी जहाज़ भी ज़्यादा बड़े और तादाद में ज़्यादा हैं। हमारा मुल्क भिखारी मुल्क है। अमेरिका हमारी झोली में जो भीख डालता है वो अफसरशाही और बादशाही करने वाले हुक्मरान ऊपर ही ऊपर खा पी लेते हैं। मैं पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क बना हुआ देखना चाहती हूँ, वीना ने जज्बाती लहजे में कहा। इतना ताकतवर कि इंडिया हमारी सरहद की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। और फिर उस्मान साहब, मैं जब उस वक़्त की बातें सुनती हूँ जब पाकिस्तान बना था तो हिंदू और सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया था। मैंने सुना है कि कमोबेश 1 लाख मुसलमान लड़कियाँ सिखों ने अगवा कर ली थीं और मालूम नहीं कितने हज़ार लड़कियाँ सिखों के तशद्दुद से शहीद हो गई थीं। हमने इन मासूम लड़कियों का इंतकाम लेना है। इंतकाम गैरत वाले लिया करते हैं, वीना, उस्मान ने कहा। यहाँ तो हर उस हुक्मरान को जिसके हाथ पाकिस्तान की हुकूमत आई अपना ही घर भरने की फ़िक्र लगी रही और मुल्क का कारोबार दूसरे मुल्कों से भीख मांग कर चलाया। एक सोच मुझे अक्सर परेशान किया करती है, वीना ने कहा। 2 मुल्कों की लड़ाई हो, लंबी जंग हो या फ़िरका वाराना फसादात हों, पहला शिकार औरत होती है। हिंदू तो पहला हमला मुसलमान औरत पर करते हैं। कश्मीर में औरतों की बेहुरमती होती चली आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया की जब भी जंग हुई, हिंदू फौजी सरहदी देहात से हमारी औरतों को उठाकर ले गए। ये सोचकर मुझे ख्याल आता है कि पाकिस्तान और कश्मीर की नौजवान लड़कियों को लड़ने की और मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और उन्हें इस किस्म की ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए जैसे फ़ौजियों को मिलती है कि इन्हें जंगलों में ले जाकर मुश्किलात और मुशक्क़त में कुछ दिन रखते हैं। मेरा मतलब ये है कि हमारी औरतों को हर तरह की मुश्किल और तकलीफ़ दे सूरत हाल में अपने आप को और अपनी असमत को बचाने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। यहाँ तो मर्दों की ट्रेनिंग का भी कोई रवाज नहीं, उस्मान ने बेजारी से कहा। कॉलेजों के लड़के इसी वजह से गलत और इखलाक सोज मशगले अपना लेते हैं कि इन्हें कोई नस्बुलैन नहीं दिया जाता, न इन्हें कौमी तशख़्ख़ुस से आगाह किया जाता है। लॉन्च समंदर को चीरती जा रही थी। समंदर की हवा बड़ी खुशगवार और रूह अफ़ज़ा थी। उस्मान और वीना का बड़ा बच्चा लॉन्च में इधर उधर दौड़ता और समंदर से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होता कहके लगा रहा था। वीना इसे और कभी अपनी गोद में लिए हुए छोटे बच्चे को देखती थी। मैं अपने दोनों बच्चों को आपकी तरह फ़ौज में भेजूंगी, वीना ने कहा। आपका क्या ख्याल है, फ़ौज में भेजें या नेवी में? एक को तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ाइटर पायलट बनाऊंगा, उस्मान ने कहा। उस्मान ने यह कह तो दिया कि वो अपने एक बेटे को फ़ाइटर पायलट बनाएगा, लेकिन वो वीना की बातें सिर्फ सुन रहा था। इसका ध्यान ना सिर्फ पाक बहरिया के जहाज़ों की तरफ न था, ना ही अपने दूसरे कामों की तरफ, और ना ही इसे वो वक़्त याद आया था जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे और हिंदू और सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया और मुसलमान की बहू बेटियों को अगवा किया था। इसके ज़हन पर लूसी की बातें सवार थीं। इसका दिल चाहता था कि यही लॉन्च तैरने के बजाय चलना शुरू कर दे और इसे लूसी तक पहुंचा दे, लेकिन वीना के साथ वह ऐसा रवैया इख्तियार करने की कोशिश में था जिससे वीना को ये तासुर मिले कि वो वीना के सिवा किसी और औरत का ख्याल जहन में लाने को गुनाह समझता है। लूसी ने इसे कहा था कि वो वीना को ज़रा सा भी शक न होने दे कि इसकी तवज्जो वीना से हट गई है। लूसी ने इसे ये भी कहा था कि वो खुद वीना के साथ बेतकल्लुफ़ हो जाएगी। लूसी गैर मामूली तौर पर चालाक और जहनी तौर पर होशियार लड़की थी। इसने लाहौर ही में तजुर्बा किया था कि उस्मान को ये तासुर दिया जाए कि वो इसके बगैर एक लम्हा भी ज़िंदा नहीं रह सकती
और उस्मान को अपना मजनू बनाने के लिए इसके दिल में वीना की नफ़रत पैदा कर दी थी। इसके नतीजे में लूसी वीना के भाइयों और उस्मान के दोस्तों के हाथों अगवा हुई और फिर इसे लाहौर को हमेशा के लिए खैरबाद कहना पड़ा। ये तजुर्बा इतना महंगा पड़ा था कि अब वो इसे दोहराने की जुर्रत नहीं करना चाहती थी। इसकी बजाय इसने अब ये पैंतरा बदला कि उस्मान को इस दलाइल पर चला दिया कि वो वीना को कोई शक न होने दे, और इसका तरीका ये है कि वो वीना को ऐसा तासुर दे जैसे वो इस पर दिलो जान से फरिफ्ता है। ये तरीका उस्मान को भी अच्छा लगा था। वीना अपने अगवा के सिलसिले में मुतमईन थी। उस्मान ने इसे यकीन दिलाया था कि वो लूसी को दोस्ती का झांसा देकर फंदे में लाएगा, वरना ये कोई मामूली वाक़या नहीं था कि एक फ़ौजी अफसर को छोटे छोटे बच्चों समेत अगवा कर लिया गया था। अगर लूसी ना आ जाती तो क्या मालूम था कि इसके साथ क्या सलूक होना था। लेकिन ये सवाल इसके लिए और ज़्यादा परेशान कुन और हैरान कुन भी था कि लूसी सिंध के दूर अंदर के इन इलाकों में डाकुओं के यहाँ क्या करने आई थी। उस्मान साहब, वीना ने कहा, मुझे अगवा याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप इसे जल्दी पकड़वा देंगे? हाँ हाँ मेजर, उस्मान ने जवाब दिया। अगर सिर्फ लूसी को पकड़वाना हो तो मैं एक दिन में इसे पकड़वा सकता हूँ, लेकिन इस अकेली के पकड़े जाने से इसका बाकी गिरोह छुप जाएगा। मैं लूसी के ज़रिए इसके गिरोह के तमाम अफराद का सुराग लगा लूँगा, तुम फिक्र न करो। लॉन्च वापस कैमाड़ी जा रही थी। कुछ देर बाद उस्मान और वीना अपनी गाड़ी में बैठे और होटल को वापस जा रहे थे। शाम के बाद मेजर उस्मान वीना को यह कहकर चला गया कि वो मुलीर कैंट अपने एक मेजर दोस्त से मिलने जा रहा है। खाना खा के नहीं जाएंगे? वीना ने पूछा। नहीं वीना, उस्मान ने बड़े प्यारे से अंदाज में जवाब दिया। आज तुम अकेली खाना खा लो। अगर मैं खाने के लिए रुक गया तो इस मेजर से मुलाकात नहीं हो सकेगी। कोई रस्मी मुलाकात नहीं, ये मेजर इंटेलिजेंस में है। मैंने इसे अपनी अगवा का सारा वाक़या और लूसी के मुतल्लिक सब कुछ बताया है। फिर वो जैसे कहेगा मैं वैसे ही करूँगा। शायद मुझे वहाँ ज़्यादा वक्त लग जाए, तुम जानती हो कहानी ज़रा लंबी है। हाँ हाँ, वीना ने प्यारे से लहजे में कहा, ये काम खाने से ज़्यादा ज़रूरी है, आप फ़ौरन चले जाएं। वीना जज्बात में ऐसी उलझी कि महसूस न कर सकी कि इसके खामन ने झूठ बोला है। वीना तो खुश थी कि इसका खामन इसे वापस मिल गया है, लेकिन खामन अब झूठ के पर लगाकर फिर इन्हीं फ़िज़ाओं में उड़ने लगा था जहाँ से वीना समझती थी कि वह नीचे आ गया है। उस्मान ने ज़िंदगी का जो रास्ता इख्तियार कर लिया था, इसमें झूठ लाजमी था। झूठ के बगैर वो एक कदम नहीं चल सकता था। ऐसे आदमी को झूठ बोलकर अजीब सी लज्जत महसूस होती है। उस्मान को मालूम नहीं था कि झूठ दिल से खौफ खुदा को भी मिटा देता है। इसे सिर्फ ये दिलचस्पी थी कि झूठ एक ऐसी चीज़ है जो तमाम जंजीरें तोड़ देता है और इंसान को आज़ाद कर देता है कि वो जो जी में आए करे। उस्मान को मालूम नहीं था कि खौफ खुदा को दिल से निकाल देने से अल्लाह की क़ुव्वत को ख़त्म या कमज़ोर नहीं किया जा सकता। झूठ अल्लाह की लाठी को नहीं रोक सकता। उस्मान सिर्फ ये देख रहा था कि झूठ बड़े काम की चीज़ है। झूठ जब एक आदत की सूरत इख्तियार कर लेता है तो ये एक नशा सा बन जाता है, और कुछ अरसे बाद इंसान झूठ ना बोलना चाहे तो भी इसके मुंह से झूठ ही निकलता है। और फिर एक दिन अचानक उस अल्लाह की लाठी चल पड़ती है जिसका खौफ झूठ बोलने वाला आदमी दिल से निकाल चुका होता है। उस वक़्त झूठ इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। झूठ और औरत का चोली दामन का साथ है। कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात कायम करेगी तो वो झूठ का सहारा ही लेगी, और कोई मर्द किसी औरत के साथ नाजायज़ मरासम पैदा करेगा तो वो भी अपने बीवी बच्चों और घर वालों के साथ झूठ ही बोलेगा। औरत एक ऐसा नशा है जो किसी को लग जाए तो दीन का रहता है न दुनिया का, और इसके साथ झूठ इसकी शख्सियत को मसक करके रख देता है, लेकिन वो समझता है कि इसने सबको बेवकूफ़ बना लिया है।